दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे स्टूडेंट का ये निवेदन आ रहा था कि पब्लिक एड विषय को लेकर एक रणनीति सर शेयर कीजिए। एक ऐसा विषय है लोक प्रशासन जो केवल स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता में सब्जेक्ट विशेष में बनने के लिए उपयोगी नहीं है, अपितु जितने भी अपने राजस्थान स्तर की या अपन भारतीय यूपीएससी लेवल की जो भी एग्ज़ाम देते हैं उन सब में पब्लिक एड का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि सामान्य जो अपना पेपर होता है उसमें भी राजस्थान पुलिस से लेकर और आईएएस तक की जो एग्ज़ाम है उनमें पब्लिक एड एक अपना बहुत विशेष भूमिका अपनी अदा करता है। और मैं इस चीज़ के लिए बड़ा सुनिश्चित और खुश हूँ कि मैं आप लोगों को जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ उन्होंने इस विषय को बहुत अध्ययन और अध्यापन दोनों ही क्षेत्रों में बहुत सुंदरता के साथ, बहुत संजीदगी के साथ इस विषय में वो सब कुछ किया है जो हर एक विद्यार्थी की, हर एक बेरोजगार अभ्यर्थी की एक तमन्ना होती है कि मैं उस विषय में टॉप रैंक के साथ करूं। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं आदरणीय हमारे राजकीय लोहिया महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे 2018 की जो अभी भर्ती परीक्षा कंप्लीट हुई थी और जिसमें नियुक्ति दी गई थी उसमें पूरे राजस्थान में इन्होंने पहली रैंक अर्जित की है। जयपुर से बिलोंग करते हैं लेकिन वर्तमान में राजकीय लोहिया महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन पब्लिक एड के पद पे कार्यरत हैं। तो मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर नमस्कार धीर सिंह जी। नमस्ते। और सर एक बहुत विनम्र और सरल स्वभाव के सबसे बड़ी बात है, जब आप इनकी फेस देख रहे होंगे तो कई बार बच्चों का एक प्रश्न होता है कि सर जो टॉपर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मेरा उद्देश्य आपको केवल इन टॉपर से मिलाना है ताकि आपके मन में जो ये भ्रम है कि टॉपर्स जो हैं वो दिखने में पता नहीं क्या होते होंगे, क्या पहनते होंगे, क्या खाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे राजस्थान में इन्होंने पहली रैंक अर्जित की है और इनके चेहरे को देख के आपको लग रहा होगा कि कितना एक सरल स्वभाव का एक व्यक्ति है, एक सामान्य पृष्ठभूमि से और धरातल से जुड़े हुए एक विद्यार्थी ने इस विषय में इतनी बड़ी सफलता अर्जित की है। तो आज सर के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये फर्स्ट रैंक जो होती है वो सर कैसे लाई जाए, क्या रणनीति हो इसकी, और इस पब्लिक एड विषय में क्या संभावनाएं स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता। तो सर पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा कि बच्चे बहुत बार ये पूछते हैं कि सर ये टॉपर्स जो होते हैं वो कैसे बना जाता है, क्या रणनीति आपने फॉलो की कि आपने इस विषय में पूरे राजस्थान में जहां बहुत कम पोस्टें थी और वहां पूरे राजस्थान में आपने सभी विद्यार्थियों को, सभी कॉम्पिटिटर को पछाड़ के और पहली रैंक अर्जित की। तो सर इसका कोई विशेष आपने कोई तरीका अपनाया वो बताएंगे सर। सबसे पहली बात तो ये कि आप जो कह रहे हैं फर्स्ट रैंक, ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर गेम में नहीं उलझना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि सिलेक्शन जी एनी हाउ कैसे भी हमें सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, सीटें कम ज़्यादा हैं उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो एक सीट पे सिलेक्शन चाहिए। तो हमें सीटें कम है तो बस मेहनत बढ़ानी है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें आप, है ना। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहना चाहिए। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो अंडर प्रेशर नहीं आए कि इतने प्रश्न मैं सही कर दूँगा तो मेरा सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेन जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भी पेपर आएगा मैं उसको सॉल्व करूँगा। जी सर। और उसमें अपना पूरा पोटेंशियल जितना मैक्सिमम कर सकता हूँ वो करने की मैं कोशिश करूँगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम पॉजिटिव माइंड के साथ जाएं। दूसरी बात ये कि हम अपने ऊपर कैसा भी तनाव नहीं आने दें। नंबर गेम वाला मैं अभी भी कह रहा हूँ, नंबर गेम का तनाव बिल्कुल भी नहीं आने दें। और हमारी कोशिश रहे कि जो पेपर सामने आने वाला है, जो आ रहा है या आएगा, मैं उसको अधिकतम से अधिकतम हल करने का प्रयास करूँगा। जी सर। तो सबसे बड़ी बात इसके अंदर यही रहेगी। तो सर ने बहुत सुंदर बात बताई है कि सबसे पहली चीज़ आपको ये सोचनी है कि मुझे एक सीट लेनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी सीटें हैं। दूसरी, सकारात्मकता के साथ आपको तैयारी करनी है। और तीसरी चीज़, आपको तनाव ज़्यादा नहीं लेना है। प्रेशर लें लेकिन तनाव के रूप में उसको तब्दील नहीं होने दें, वरना हो सकता है कि आप सिलेक्शन की दौड़ से भी बाहर हो जाएं। तो फर्स्ट रैंक लाने का सिंपल सा फार्मूला सर ने बताया है कि पहली सकारात्मक सोच कि मुझे एक सीट चाहिए और वो मुझे लेनी है और ज़्यादा अपने ऊपर तनाव को हावी नहीं होने देना है। सर एक पर्सन, कई बार बच्चे पूछते हैं कि आज के समय में जब पूरी वर्चुअल दुनिया चल रही है, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा विषय वस्तु है, क्या बच्चे को बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए या कुछ सेलेक्टेड किताबों को ही बार बार रिपीट करना चाहिए? टॉप रैंकर्स के होते आपका जो अनुभव रहा है वो इसमें क्या रहा है कि हमें कुछ किताबें ही पढ़नी चाहिए या बहुत सारी किताबों के मध्य घुस जाना चाहिए? देखिए, अगर हम कॉलेज लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा नॉलेज बहुत वास्ट, बहुत बढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना। दृष्टिकोण व्यापक हो, और दृष्टिकोण व्यापक करने के लिए आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। जी जी। केवल एक बुक के सहारे आप चाहें कि मैं कॉलेज लेक्चर बन जाऊँ, वो पॉसिबल नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि
हर पेपर के साथ हर जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बुक को बेस बुक बनाए। जी जी। बेस बुक का मतलब उसको हमें बार बार रिपीट करना है ना। उस बुक के अंदर जो मैटर नहीं है वो अन्य बुक से इकट्ठा करें। हाँ, उसके और नोट्स उसमें ऐड कर दें। ऐड कैसे भी कर लें, चाहे बुक के अंदर ऐड कर दें, चाहे बुक में पेज लगा दें, चाहे आप नोट्स बना लें। ठीक है, मेहनत होगी एक बार। फिर जो आप बात कह रहे हैं कि बहुत सारी बुक है, एक बुक, तो बहुत सारी बुक अपना पढ़ जाएंगी, अपने आप बढ़ जाएंगे सर। एक बेस बुक रहेगी, उसके साथ एडिशनल मटेरियल आपने इकट्ठा कर लिया, फिर उसको आप रिवाइज करते जाएं, तो निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न था आप लोगों का कि सर कितनी सारी किताबें पढ़ें। सर ने बहुत सुंदर तरीका बताया, और ये हर अभ्यर्थी जो भी टॉप 10 में आता है वो उसको बहुत अच्छे से इसको फॉलो करता है। मैंने भी इसको फॉलो किया है। एक बेस किताब चुने, उस पार्ट की सबसे बेहतरीन किताब है। अब उसमें बहुत सारी हो सकता है कि सब कुछ नहीं है, तो आप क्या करें, जो अदर बुक ले रहे हैं उनकी जो नई चीज़ें हैं वो उसी बुक में आप जोड़ते जाएं और उसी को बार बार रिपीट करें, निश्चित सफल होंगे। हाँ सर। एक एडिशन कर रहा हूँ सर की बात जी, बीच में मैंने काटा, सॉरी। कि जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लें कि लोक प्रशासन विषय पे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि एक तो फड़िया सर की बुक आती है लोक प्रशासन के सिद्धांत पर। जी जी। और एक बुक आती है अवस्थी माहेश्वरी। ठीक है, दोनों बुक जरूरी हैं। अब ये आपको देखना है कि दोनों में से बेस बुक आप किससे रखेंगे। दोनों बुक अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, दोनों में से आप किसी को भी अपनी बेस बुक बना सकते हैं। आपने फड़िया सर की बुक को बेस बुक बना लिया, तो फिर आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि जो अवस्थी सर की बुक है उसका मैटर भी उसमें आ जाए। उसके अलावा उससे जुड़ी हुई और जो मुख्य लेखक है, मैं बता दूंगा, लिस्ट भी बता दूंगा जी सर, तो उनका मैटर वहाँ ऐड कर लो। तो या तो आप फड़िया सर को आपने बेस बुक बना लिया, या फिर आपने अवस्थी माहेश्वरी सर की बुक को बेस बुक बना लिया। अब आगे आप सर, एक बड़ा प्रश्न एक बच्चों का और रहता है टॉपर्स के नाते, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ये टॉपर्स ने क्या किया क्या नहीं किया। एक प्रश्न बहुत बार आता है मेरे सामने कि सर हम साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं और मान लीजिए हम किसी आर्ट के विषय से, मानविकी विषय से हम एमए करते हैं, क्या सफल होंगे कि नहीं होंगे। कि बीएससी का बच्चा है और वो सोचता है कि मैं सर हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इनसे पब्लिक एड से सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि शायद आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो साइंस से रहा है। तो आपने इस विषय में, और मैं तो कहता हूँ कि आपने शायद 2 या 3 विषयों में एमए किया है, तो ये सर ऐसा कुछ होता है कि साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे के आर्ट्स के विषय के साथ कोई प्रॉब्लम आती है? हाँ, मैं इस चीज़ को आपको बहुत प्रैक्टिकली बताऊंगा। मैं बीएससी मैथमेटिक्स रहा हूँ जी जी, महाजा से मैंने पढ़ाई की थी। तो उसके बाद जब मैंने पबेड लिया तो कहने को तो सबने कहा था कि बहुत छोटा सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे भी इंटरेस्ट आया था, लेकिन वो बहुत सी चीज़ें उसमें ऐसी भी हैं कि जिनको पढ़ने के बाद लगता है कि भूल गए, याद ही नहीं होती। तो साइंस बैकग्राउंड से था, मैथमेटिक्स से था, तो मेरे को इस चीज़ की और भी ज़्यादा समस्या आ गई, याद नहीं होता था। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि साइंस वाले स्टूडेंट के पास एक प्लानिंग होती है, सिटिंग होती है, बैठने का बहुत अच्छा तजुर्बा होता है, खूब लंबे सिटिंग करके वो पढ़ाई करते हैं। तो वो उस प्लानिंग से और अपनी सिटिंग के साथ अगर रेगुलर उन चीज़ों को पढ़ता रहे तो आसानी से वो, और जो इस स्ट्रीम के बच्चे हैं आर्ट्स से जो आ रहे हैं उनसे वो आगे निकल जाता है। और मेरा अनुभव है कि जिन लोगों ने इस तरह से बदल के इस लाइन में आए हैं वो अधिकतर सफल हुए हैं। मेरा भी एक्सपीरियंस रहा सर, आपने बहुत सही बात कही है। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है साइंस बैकग्राउंड के लोग आर्ट्स के जो विषय हैं उनमें बहुत अच्छा कुछ कर पा रहे हैं। और शायद जो आपने रीजन बताया निश्चित रूप से ऐसा है कि इनकी सेटिंग बहुत अच्छी होती है, एक पढ़ने के प्रति जुनून शुरुआत से ही रहा है तो वो चीज़ काम आती है। ठीक है, प्लानिंग के साथ कोई भी कार्य को करते हैं आप लोग, तो प्लानिंग के साथ कार्य करना मतलब सफलता की ओर मुड़ना है। तो ये 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हम साइंस के विद्यार्थी से सीख सकते हैं। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर सीखना चाहिए। और ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, किस विषय से हैं, बस एक ही चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि मुझे इस विषय में बहुत बेहतर करना है और मैं करूँगा। तो जैसा सर ने शुरुआत में बोला कि मुझे एक सीट चाहिए तो मुझे लेनी है, तो आप अपना नज़रिया पूरा केवल सिलेक्शन के ऊपर ओरिएंटेड करें कि मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे एक सीट निकालनी है और वो एक अच्छी प्लानिंग के साथ सिलेक्टेड बुक्स को और नोट्स बनाने के साथ, अदर बुक से कुछ अच्छा मैटर लेने के साथ आप कर सकते हैं। सर, अगला प्रश्न जो मेरा रहेगा कि आप स्कूल व्याख्याता भी पब्लिक एड से रहे हैं, कॉलेज व्याख्याता में आपने ऑल राजस्थान में टॉप किया है, तो मैं चाहूँगा कि स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता दोनों में ही पब्लिक एड विषय से तैयारी करने के लिए हमें कौन सी ऐसी वो किताबें हैं जिनको पढ़ना चाहिए और उनको पढ़ने के बाद इस विषय में हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद दोनों के सिलेबस में कुछ ना कुछ समानता होगी। तो दोनों के नज़रिए से आप मुझे बता दें कि जैसे नेट, स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता में पब्लिक एड विषय को लेकर किन बुक्स को फॉलो किया जाए ताकि आपकी तरह कोई भी जो अभ्यर्थी इसको देख रहे हैं वो भी टॉप रैंक के साथ आने वाली भर्तियों में पब्लिक एड को टॉप करें। सर, स्कूल लेक्चर और कॉलेज लेक्चर के सिलेबस में कोई विशेष अंतर नहीं है,
लेकिन मैंने कहा दृष्टिकोण का फ़र्क है। जी सर। कोई लेक्चर बनना है तो आपका दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा व्यापक चाहिए, बहुत डेप्थ में से क्वेश्चन आ जाते हैं। जी सर। और स्कूल लेक्चर का सिलेबस मिलता जुलता है, लेकिन उसमें इतनी गहराई से प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो अगर आप स्कूल लेक्चर की तैयारी पे जा रहे हैं तो आपको 11th-12th की जो लोक प्रशासन की बुक है वहीं से शुरुआत करनी होगी। और ये बुक बहुत उपयोगी है 11वीं-12वीं की, यहाँ तक कि जो RS का एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, मुख्य परीक्षा, वो भी इन बुक्स को पढ़ते हैं। और नहीं पढ़ते तो ना पढ़नी चाहिए, उनको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। रही बात आगे कि किस तरह से क्या तैयारी की जाए, तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आपने MA किया तो आपने जो पेपर लिए, अगर उन पेपर के साथ आपने बुक्स से पढ़ाई की, जैसे मैं देखता हूँ कि आजकल के बच्चे बुक्स की बजाय पासबुक और वन वीक सीरीज लाते हैं, उनसे अपना संबंध ज़्यादा रखते हैं, तो वो बच्चे फिर आगे कंपटीशन में आके फंस जाते हैं। मेनली बात यही है कि आप बुक से पढ़ने की आदत डालें। अगर बुक से पढ़ने की आपकी आदत रहेगी, जो नए बच्चे आने वाले और जो तैयारी कर रहे हैं, अभी मान लो MA प्रीवियस फाइनल में है, तो बुक से वो अपने पेपर की तैयारी करें ताकि उनको कंपटीशन एग्जाम में किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं आए। तो ये बात यहाँ ध्यान रखें। तो 11वीं और 12वीं से आपको शुरुआत करनी है और MA के दौरान ही आप जो पेपर आपके रहे हैं उनकी जो टेस्ट किताबें हैं उनको पढ़ें। तो सर वो टेस्ट किताबें कौन सी रहें कि आप जैसे सजेस्ट करना चाहेंगे, कौन सी वो टेस्ट किताबें जिनको हमें साथ में लेना चाहिए या जिनको पढ़ने के बाद दिक्कत नहीं? बताया कि लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार के लिए फड़िया सर की बुक बहुत अच्छी है, अवस्थी माहेश्वरी सर की बहुत अच्छी है, दोनों बुक बहुत अच्छी है अपनी जगह। फड़िया सर और अंकित माहेश्वरी, अवस्थी और माहेश्वरी की जी जो बुक आती हैं दोनों अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। जी है ना। इसके अलावा भारत में लोक प्रशासन के लिए सुरेंद्र कटारिया सर की जो बुक है वो आपको लेनी होगी। भारतीय राज्य व्यवस्था जो लक्ष्मीकांत की आती है वो राज्य प्रशासन को बहुत अच्छे से कवर करती है। बहुत बढ़िया किताब है, वो हर बच्चे को लेने में भी कवर करती है लक्ष्मीकांत हर बच्चे तो राज्य प्रशासन के दृष्टिकोण से भी, भारत में लोक प्रशासन के दृष्टिकोण, स्थानीय प्रशासन के दृष्टिकोण से भी लक्ष्मीकांत की बुक बेहतरीन किताब है, बहुत अच्छी बुक है। प्रशासनिक चिंतक के लिए प्रसाद की बुक आती है। उसके अलावा सुरेंद्र कटारिया सर ने बहुत अच्छा लिखा है, उनकी बुक को आपको लेना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आजकल जो पेपर बनते हैं उसमें कटारिया सर का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो अगर आप उनकी बुक को पढ़ेंगे तो आपको उसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। सुरेंद्र कटारिया की किताब आप जरूर लिख लें। और जो सामान्य बच्चे पब्लिक एड के अलावा भी जो बच्चे देख पा रहे हैं, हाँ, वो सुरेंद्र कटारिया सर की किताब, क्योंकि आपके कॉलेज लेक्चर का 3rd पेपर उसमें भी इसका पार्ट है, और आपका स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता का भी जो नॉर्मल IAS RS जो भी एग्जाम्स होती हैं उन सब में RS एग्जाम का जो जनरल पेपर उसमें भी सुरेंद्र कटारिया की जो किताब है वो बेहतरीन किताब है, वो आपको जरूर खरीद लेनी चाहिए। इसके अलावा जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे पवेड में कोई अच्छी बुक नहीं आती है, ये समस्या हमने भी सबने सामना किया था, अभी भी है, निकट भविष्य में बुक आएगी मेरी, इस पे पक्की बात है। आप खुद लिख रहे हैं सर? हाँ, वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर कि निश्चित रूप से आपकी किताब आए मार्केट में, बच्चों को फायदा हो। लेकिन यहाँ पे आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो प्रत्युत्पन्न का अतिरिक्त अंक आता है इकोनॉमिक्स पे, वो अगर हम ले लें तो वो बाकी सारी चीज़ें कवर कर जाएगा, जो चाहे वो GK में से रिलेटेड भी हैं, पवेड से भी रिलेटेड हैं, वो कई चीज़ जगह काम आ जाएगा। जैसे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है वो पूरा अच्छे से कवर कर देता है वो। जी सर, तो वो ज़रूर से लें। इसके अलावा कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो कहीं नहीं मिलते, तो आप उसको नेट पे सर्च करें, सारा मैटर खूब पढ़ा। जैसे सोशल एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है, अपडेट मैटर आपको नेट पे ही मिलेगा, वहाँ से ले लें। हाँ, एक गाइड मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, लक्ष्मीकांत सर की गाइड आती है हमारी पवेड में, तो वो IAS प्रीलिम के लिए आजकल तो सिस्टम से बदल गया, लेकिन बुक वो आज भी आ रही है जी, तो वो बुक ज़रूर से पढ़ें। एक गाइड के रूप में आप लेना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत सर की जो गाइड आ रही है IAS प्री एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो वो गाइड लोक प्रशासन के लिए, तो वो आपकी कंप्लीटली पूरी हेल्प करेगी। तो एक गाइड के रूप में भी रहेगी और एक प्रकार से टेक्स्ट बुकों का सार भी। और इसके अलावा जैसे नेट के संदर्भ में बात करें तो मेरा ये मानना है कि बुक तो पढ़नी चाहिए, लेकिन साथ में गाइड, एक गाइड भी रखनी, मार्गदर्शन पूरा लेना चाहिए। नाम ही गाइड है, हाँ सही, मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो अरियंत प्रकाशन की जो गाइड आती है मेरी नज़र में वो अच्छी है। किसके? अरियंत की, अरियंत पब्लिकेशन की, तो वो जरूर से ले लें नेट वाले बच्चे, तो वो उनको वो हर जगह फ़ायदा देगी जी। चाहे अगर वो स्कूल लेक्चर का एग्जाम देंगे वहाँ भी फ़ायदा देने वाली है, कोई लेक्चर का देंगे वहाँ भी देगी, तो वो अच्छी गाइड है, वो उनके पास होनी चाहिए। और नोट्स की बात है, मैं देखता हूँ सब नोट्स के पीछे भागते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि हम सब अलग अलग जगह से वही, उसने वो नोट्स पढ़े, उसने वो, ऐसा नहीं है। अगर आपको अपना ठीक है सब नॉलेज साउंड करना है तो किसी एक के नोट्स ले आइए, किसी के भी ले आइए, किसी एक सबके नोट्स एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है, किसी एक के नोट्स पढ़ लें, लेकिन वो तब
जो उससे पहले आप अपनी बुक्स सारी कवर कर चुके होते हैं। अगर आप सीधे नोट्स पे चले जाओगे तो फिर वो कंपटीशन पर्पज़ के हिसाब से आप कमज़ोर हो जाओगे, वहाँ वो सफलता फिर नहीं मिल पाएगी। क्योंकि वो जो नोट्स लिखे गए हैं वो IAS मेंस के हिसाब से लिखे गए, हमें देना है ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चंस के आंसर, तो वहाँ फिर वो इम्प्रेसिव नहीं रह पाएगी बात। तो सर आपने गाइड भी बताई अरिहंत पब्लिकेशन की, लक्ष्मीकांत सर की 2 गाइडें आप ले सकते हैं, वो हमेशा आपके काम आएंगे, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता और नेट में। सर ने प्लस टेक्स्ट किताबों के भी नाम बता दिए हैं, ठीक है, राजव्यवस्था लक्ष्मीकांत की, ठीक है, और इन सब बुक्स के नाम लिस्ट में टेक्स्ट में नीचे मैं डाल भी दूंगा जिससे आपको इनको खरीदने में मदद हो। तो ये बुक्स और ये गाइड देखने के बाद सर निश्चित रूप से स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता और नेट में पब्लिक एड जैसे विषय में बहुत अच्छा किया जा सकता है। और जैसा सर ने बताया कि नोट्स किसी एक के अपनाओ, यानी आज मैं उसके पढ़ रहा हूँ, कल उसके पढ़ रहा हूँ। सबसे बड़ी विडंबना आज के टाइम में ये है, मैं बार बार कहता हूँ कि 4% को सिलेक्ट होना है, तो 4% कहीं और से नहीं आएंगे, हमारे बीच में से निकलेंगे। बस एक रणनीति को बार बार फॉलो करें, एक ही नोट्स को बार बार फॉलो करें, और वो तब काम आएगा जब आप उसके पहले टेक्स्ट किताबें पढ़ चुके होंगे, तो निश्चित रूप से आप इस विषय में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और सर एक बात और एडिशन करना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो उसके लिए थोड़ा सा खतरा लेना पड़ता है, रिस्क तो रिस्क लेनी पड़ती है। रिस्क ये होती है कि जब आप पेपर कर चुके होते हैं तो करीब 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको पता होता है कि ये 2 आंसर तो बिल्कुल भी नहीं, बाकी बचे 2। उन 2 में से कौन सा आंसर होगा, सारी गणित वहीं अटक जाए, सिलेक्शन की भी गणित वहीं अटकती है आके, और टॉप रैंक की भी वहीं अटकती है। तो मेरा अनुभव, मैं यहाँ सिर्फ अनुभव बोल रहा हूँ, मतलब अप्लाई वाली बात नहीं है, मेरा अनुभव ये रहा जीवन में कि जब मैंने उस प्रश्न को पहली बार पढ़ा था और जो आंसर सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था वही आंसर ज़्यादातर सही निकलता है। सर ये सबके साथ ही ये कहते हैं कि जो पहली नज़र का जो प्यार है और पहली नज़र का जो पर्सन है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे, सभी अभ्यर्थी पहली नज़र में जो पसंद आ जाए, इसका मतलब वो आंसर ज़्यादा सही होने के चांसेस रहेंगे। तो लास्ट उन 10 प्रश्नों में आप रिस्क ले सकते हैं। अगर वो 10 प्रश्नों में आप रिस्क लेंगे तो जिसका सिलेक्शन नहीं है, संभावना कहीं बीच में अटक रही है तो वहाँ बढ़ जाएगी, और रैंक वाली बात है तो वो भी बात है, दोनों जगह वो चीज़ लागू होती है, तो ये फ़ायदा मिलता ही मिलता है निश्चित रूप से। हाँ, लेकिन उसके लिए खतरा लेना पड़ेगा। जो बच्चा रिस्क ले सकते हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो पहली नज़र में जो पर्सन ऑप्शन को दिखता है उसको क्लिक कर सकते हैं। ईश्वर इच्छा सर्वोपरि, हमेशा सकारात्मक रहें, और सकारात्मक के लिए भगवान में आस्था होना मेरे हिसाब से जरूरी है। बहुत अच्छी बात सर ने बोली है कि इन्होंने जो अप्लाई किया कि ईश्वर में आस्था रखिए। ईश्वर आप अलग मत हो सकता है, कोई आस्तिक कोई नास्तिक, लेकिन वो विश्वास आपको मजबूत बनाता है। मतलब परम सत्ता में विश्वास रखिए। आप अनावश्यक बहस ना करें, अनावश्यक चाहे आप कर्मकांड ना दिखाएं, लेकिन आप उस चीज़ को माने जो चीज़ सही है और जो गलत है। तो मन में विश्वास रखने से, ईश्वरीय सत्ता में मन में बिना पाखंड के आप यदि विश्वास रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मजबूत बनाता है। तो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रहें, हमेशा सकारात्मक रहें, निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। सर एक प्रश्न अंतिम रूप से और पूछना चाहूँगा, आपने कॉलेज लेक्चर में पूरे रास्ता में पहली रैंक अर्जित की है, तो आपने जो कॉलेज लेक्चर के जो बच्चे देख रहे हैं इस समय, अन्य विषयों को भी बच्चे देख रहे हैं, तो जनरल पेपर जो तीसरा पेपर होता है वो सामान्य पेपर होता है, और तीसरे पेपर में मुझे लगता है कि आप जब फर्स्ट रैंक आपकी आई है तो निश्चित रूप से तीसरे पेपर में आपने बहुत अच्छा अर्जित किया होगा। तो तीसरे पेपर को पढ़ने में आपने क्या चीज़ को फॉलो किया, वो जो बच्चे देख पा रहे हैं इस समय कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने के लिए, तो वो क्या पढ़ें, आपकी तरफ से क्या सुझाव रहेगा? बाकी मैंने इस पर वीडियो बनाया है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि मैंने साइंस छोड़ के आर्ट्स में आया था तो उसके पीछे वजह थी प्रशासनिक सेवा में जाना। जी, उसकी मैंने तैयारी भी की, तो उस टाइम जब तैयारी की तो मेरे को अलग अलग बुक्स पढ़ने का मौका मिला। जी। तो जब मैं इस जीके की इस तैयारी पे गया तो मैंने वही बात बताई कि सब में से जो मुझे मैटर अच्छा लगता था उनको मैंने अलग अलग कर लिया और उस हिसाब से आगे बढ़ा। वहाँ भी एक बेस बुक रखी, उसमें भी एक बेस गाइड आप बना सकते हैं, चाहे तो राजस्थान पैनोरमा रख लें या लक्ष्य रख लें, इन दोनों में से किसी एक को आप बेस गाइड बना लें। फिर मेरी जो स्थिति रही थी वो ये थी कि जैसे धरोहर है तो धरोहर में से मैंने हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ लिया, बल्ला सर की बुक में से मैंने ज्योग्राफी पढ़ ली, और नाथुराम का सर की बुक में से इकोनॉमिक्स पढ़ ली, पनगड़िया सर के स्वतंत्रता आंदोलन का आता है राजस्थान का, वो पढ़ी। तो स्पेसिफिक नीरज सर की कल्चर पढ़ ली, तो वो स्पेसिफिक भी लेता चला गया। लेकिन एक बेस बुक होनी चाहिए और न्यूज़पेपर पढ़ने की आपकी आदत होनी चाहिए। कम से कम 2 न्यूज़पेपर आपको पढ़ने हैं, राजस्थान पत्रिका और भास्कर, ठीक है। ये आपको मुख्य बातों का इसका ध्यान रखना है। तो ये थर्ड पेपर के लिए भी सर ने बता दिया है कि ये टेक्स्ट किताबें यदि आप पढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास, हिंदी ग्रंथ अकादमी की और न्यूज़पेपर को पढ़ के आप बहुत अच्छा इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो आज की इस श्रृंखला में आपको मैंने रूबरू करवाया लोक प्रशासन के टॉपर्स हैं, साथ ही आपको ये बताया कि
फर्स्ट रैंक अर्जित करने वाले स्टूडेंट कोई स्पेशल नहीं होते हैं, वो हमारे बीच में से निकलते हैं। बस सकारात्मक नज़रिया एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, बाधाएं कब बाध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। बस एक चीज़ याद रखें कि मुझे रैंक लेनी है, मुझे सिलेक्शन लेना है, आप निश्चित रूप से लेंगे। इसी श्रृंखला में हमारा अगला जो इंटरव्यू रहेगा, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी सर ज्योग्राफी विषय को लेकर हमें कॉलेज लेक्चर के लिए बताइए, तो अगली श्रृंखला में मैं ज्योग्राफी विषय और सेकंड ग्रेड की रणनीति क्या होगी, इस श्रृंखला को लेकर भी बहुत जल्दी अगले वीक तक मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तो आज की इस इंटरव्यू श्रृंखला से निश्चित रूप से आपको फायदा होगा और मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से इन बच्चों को एक इस विषय की सभी बारीकियों का पता चला। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए एक निःशुल्क मार्गदर्शन प्रदान किया। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू।